शहर में रहे स्नेहा और रमेश नाम के पति पत्नी गांव में आइस एप्पल्स खरीद के लाते थे। उन्हें चाकू से काट के शहरी लोगों को बेच के जीते थे। इस तरह हॉट समर सीजन में कूल आइस एप्पल्स बेचने पर आए हुए पैसों से उनका बेटा हर्षा को अच्छे से पढ़ाते थे। इस तरह उनकी जिंदगियां खुशी से बिताते समय एक दिन रमेश आइस एप्पल्स काटते समय पत्नी स्नेहा से ऐसे कहने लगा। सुनो स्नेहा, इस समर हॉलीडेज में मैं अपनी माँ को शहर लाना चाहता हूँ, तू क्या कहेगी? आपकी माँ को घर लाकर मुझसे उनकी सेवा कराना चाहते हो? यहाँ कोई भी खाली नहीं है। आपकी माँ आपके भाई के घर ठीक है ना जी, तो यहाँ क्यों लाना? मुझे तो बहुत सारे काम हैं। स्नेहा, उस दिन गांव में तुम दोनों के बीच हुई झगड़ा शायद तू अभी तक नहीं भूली। बड़े तो बस यूं ही दो बातें कह देते हैं, लेकिन तू तो बात करना ही बंद कर दी। मेरी माँ ये आइस एप्पल्स काटने में मेरी मदद करने आ रही है स्नेहा, और हमारे बेटे का ख्याल भी रखेगी। जरा समझने की कोशिश करो ना। ऐसे रमेश समझाने पर इस बिजी समर सीजन में सास सुभद्रा उसके व्यापार में मदद करेगी सोच के स्नेहा तब हाँ कहती है। उसके बाद सुभद्रा शहर आने के बाद हर रोज सुबह सुबह उसके बेटे रमेश के साथ जाकर उसके व्यापार में मदद करती है। सुभद्रा रात के समय उसका पोता हर्षा के साथ खेलती थी। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन स्नेहा के आइस एप्पल्स दुकान के सामने रेखा नाम की एक लड़की आइस एप्पल्स बेचने का दुकान खोलती है। रेखा बहुत चालाकी से आइस एप्पल्स बेचने लगी। आइए आइए, यहाँ आइस एप्पल्स एक खरीदने से एक और मुफ्त में मिलेगा, 1+1 ऑफर में। ऐसे रेखा ऑफर्स देके आइस एप्पल्स बेचने पर एक कस्टमर आके ऐसे पूछने लगा, ये क्या 1+1 ऑफर? इतना बम्पर ऑफर दे रही हो? ओहो, ये नया दुकान है ना, इसीलिए शायद ऑफर्स दे रही है। नहीं सर, ये ऑफर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर रोज रहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में हमारे खुद के ताड़ के पेड़ हैं। हम दूसरे व्यापारियों के जैसे खरीद के लाके यहाँ नहीं बेचते, तोड़ के लाकर बेच रहे हैं। ओह, बहुत अच्छा है तेरे ऑफर्स की कहानी। अब मैं चलता हूँ। सर, आप एक भी आइस एप्पल खाए बिना ही जा रहे हो? ओहो, मैं तो हर रोज स्नेहा के दुकान के पास ही आइस एप्पल्स खरीदता हूँ। ठीक है, आज के लिए तेरे पास खरीदूंगा, तू तो वैसे भी ऑफर्स भी दे रही है। ऐसे कह के स्नेहा का डेली कस्टमर रेखा के पास आइस एप्पल्स खरीदता है। इस प्रकार रेखा के फ्री ऑफर्स के कारण सिर्फ एक हफ्ते में ही रेखा के दुकान के पास बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं और स्नेहा के दुकान के पास कस्टमर्स कम हो जाते हैं। उससे स्नेहा के व्यापार में नुकसान होता है। एक दिन स्नेहा उसके दुकान के पास उदास से बैठी रहती है। तब सुभद्रा आकर, चिंता मत करो स्नेहा, व्यापार में मुनाफे और नुकसान दोनों होते हैं। हमें दोनों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ना है, ऐसे उदास नहीं होना है स्नेहा। एक काम करते हैं, क्या हमारे व्यापार को कहीं और लगाएं? पहले आप यहाँ से जाइए, जगह नहीं आपको बदलना है। जब से आप इधर आए हो तब से हमारे व्यापार में नुकसान होने लगा है। उसकी बातें सुन के रमेश गुस्से से स्नेहा पर चिल्लाने लगा। स्नेहा, तुझे तो बड़ों का सम्मान करना ही नहीं आता। ऐसे रमेश गुस्से से कहने पर स्नेहा रोते हुए, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो रमेश? व्यापार में मुनाफे कमाने का रास्ता ढूंढो, अभी तो हर्षा का स्कूल फीस भी पे करना है। ऐसे गुस्से से जवाब देकर स्नेहा उसके आइस एप्पल्स के दुकान के पास से चली जाती है। उस दिन से उनके व्यापार में नुकसान होने पर घर में सब उदास से बैठे रहते हैं। तब हर्षा सुभद्रा के पास आता है। दादी, मेरे लिए खिलौने खरीदोगी बोली ना, जल्दी से खरीदो ना दादी। ऐसे हर्षा सुभद्रा से पूछने पर सुभद्रा हर्षा को बगीचे में ले जाकर सुभद्रा के बेटे को बचपन में जैसे वो आइस एप्पल्स की गाड़ी तैयार करके दी, वैसे ही हर्षा के लिए आइस एप्पल से गाड़ी बना के देती है। हर्षा को आइस एप्पल्स की गाड़ी पसंद आने पर उस दिन वो स्नेहा के सामने खुशी से खेलने लगा। उसे देख के स्नेहा हर्षा को बुलाकर, कहाँ से मिला तुझे ये आइस एप्पल्स की गाड़ी? माँ, दादी ने मेरे लिए ये आइस एप्पल्स की गाड़ी बनाई।
ऐसे हर्षा कह के खेलने लगा। तब स्नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया बताने के लिए रमेश और सुभद्रा को बुलाती है। सुनिए जी, हमारे आइस एप्पल्स के व्यापार में मुनाफे कमाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया? हम अपने दुकान के पास आइस एप्पल्स खरीदे कस्टमर्स को फ्री में ये आइस एप्पल्स गाड़ी देंगे जी। तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर आइस एप्पल्स की गाड़ी कौन बनाएगा? और कौन? सासू माँ ही बनाएगी। कल हर्षा के लिए एक गाड़ी बना के दी ना। हम दोनों भी सासू माँ के पास गाड़ी बनाना सीख के बहुत सारी गाड़ियाँ बनाएंगे जी, क्या कहोगे? ऐसे स्नेहा कहने पर उस दिन सुभद्रा उन दोनों को आइस एप्पल्स की गाड़ी बनाना सिखाती है। उसके लिए पहले वेस्ट रहे आइस एप्पल्स को गाड़ी के पहियों में और स्टीयरिंग के जैसे बनाती है। उसके बाद नारियल के पत्ते को अच्छे से साफ करके उनको होल्स रख के उस होल से एक लकड़ी घुसाकर उस लकड़ी के इस तरफ और उस तरफ पहियों को लगाते हैं। उसके बाद गाड़ी में साउंड आने के लिए पहियों को टायर का ट्यूब पीसेस रखती है। आखिर में उन गाड़ियों को रंग भी डालते हैं। इस प्रकार अनेक रंगों में बहुत सारे आइस एप्पल्स गाड़ियाँ सुभद्रा, रमेश और स्नेहा बनाते हैं। अगले दिन उनके आइस एप्पल्स दुकान के पास उनके बनाए आइस एप्पल्स गाड़ियाँ लेकर 1 डजन आइस एप्पल्स खरीदने से एक आइस एप्पल गाड़ी फ्री करके ऑफर रखते हैं। उससे बहुत सारे लोग आकर उनके बच्चों के लिए स्नेहा के आइस एप्पल्स दुकान के पास आकर आइस एप्पल्स खरीदने लगे। इस तरह स्नेहा उनकी गंवार सास की मदद से उसके व्यापार में मुनाफे कमाने लगी और इसका कारण हुई सास को कृतज्ञताएं कहती है। तलकोना जंगल के इलाके में रहे वेंकट और ऋत्विक पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। तब राधिका और रंगम्मा एक दिन रात को ऐसे कहने लगे, देखिए, आपकी मेहनत देख के हमें बहुत दुख लग रहा है, इसीलिए कल से मैं और राधिका भी आपके काम में हाथ बटाएंगे जी। मतलब तुम दोनों भी एक एक कुल्हाड़ी कंधों पर रख के हमारे साथ जंगल को लकड़ियां मारने आओगे? आहा, आप तो सही बोले जी। वो बात सुन के वेंकट मन में ऐसे सोचने लगा, मर गया भगवान, कम से कम जंगल में शांति मिलती थी, कल से वो भी नहीं रहेगी। इस तरह अपने आप में बात कर रहे वेंकट से रंगम्मा ने, सुनिए जी, क्यों ऐसे दंग रह गए? नहीं तो और क्या माँ, ये तो सरप्राइज है ना। वो क्या है ना जी, घर का पूरा काम होने के बाद हम दोनों को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ही वो सलाह दी। तुम दोनों को काम नहीं है तो एक दूसरे के बालों में जुए देखो, लेकिन हमारी शांति भंग मत करो। हम दोनों की वजह से आपको मन शांति नहीं रहेगी। ऐसे ऋत्विक और राधिका एक दूसरे से झगड़ा शुरू करते हैं। वो झगड़ा रोकने के लिए वेंकट ऐसे कहने लगा, जाने दे बेटा, इस बार के लिए एक बार उन्हें ले जाएंगे। उसके अगले दिन सुबह राधिका उसका पति ऋत्विक से, रंगम्मा उसका पति वेंकट से एक एक कुल्हाड़ी कंधे पर रख के लकड़ियां मारने जंगल को जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद राधिका को एक कबूतर की आवाज सुनाई देती है, पर वो आवाज ऐसे लगा जैसे कबूतर कोई दर्द में है। तब तुरंत राधिका ऋत्विक से, सुनिए जी, क्या आपको कबूतर की आवाज सुनाई थी? जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षियों के आवाज सुनाई देते हैं, हमें जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने पर सावधान होना है। वो बात नहीं है जी, बेचारी वो कबूतर, शायद वो किसी खतरे में है। ऐसे राधिका ऋत्विक से कह के उस आवाज की ओर जाने लगे। राधिका के पीछे बाकी लोग जाने लगे। तब उन्हें कांटों में फंसकर खून बह रहे 2 सफेद जुड़वा कबूतर दिखाई देते हैं। तुरंत राधिका पति की मदद से उन्हें कांटों में से बाहर निकालकर हवा में उड़ाते हैं। राधिका के काम से सास रंगम्मा और ससुर वेंकट बहुत खुश होते हैं। उसके बाद खुशी से लकड़ियां चुनकर रस्सी से बांधने के लिए राधिका यूं ही एक शर्त लगाती है। वो क्या है ना, सास बहू एक टीम और बाप बेटा एक टीम। अभी कौन सा टीम ज्यादा लकड़ियां चुनेंगे कह के अलग अलग रास्ते जाने लगे। एक तरफ वेंकट और ऋत्विक गए रास्ते में एक बड़े सूखे पेड़ की टूटी हुई शाखाएं दिखाई देने पर
वो दोनों इस शर्त में जीतने के लिए बहुत तेजी से शाखाएं कुल्हाड़ी से काटने लगे और एक तरफ राधिका और रंगम्मा के रास्ते में उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। पर वो पेड़ देखने में लंबे शाखाओं से बहुत डरावना लगता है। वो जगह भी बहुत अजीब लगने पर वो दोनों वहाँ से भाग जाने को सोचते हैं। तब वो बरगद का पेड़ ऐसे बोलने लगा, राधिका, क्यों जा रही हो? लकड़ियाँ नहीं चाहिए क्या? कौन बात कर रहा है? मैं रंगम्मा, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ कहीं बात कर सकता है क्या? अजीब है। मैं तो साधारण बरगद का पेड़ नहीं हूँ, माया बरगद का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें लकड़ियाँ दूंगा और तुम दोनों अपने पतियों से शर्त में जीतो, पर अगले दिन मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाओ। वो बात सुन के रंगम्मा और राधिका उस बरगद के पेड़ को अच्छा पेड़ समझ के उसके दिए माया लकड़ियाँ ले जाके उनके पतियों से शर्त में जीतते हैं। उस दिन वेंकट और ऋत्विक राधिका और रंगम्मा के लाए लकड़ियाँ देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अरे अरे देखो ऋत्विक बेटा, तेरी माँ और मेरी बहू जीत गए। हाँ पिताजी, आज हमारे पास लकड़ियाँ देखने से एक हफ्ता तक हमें जंगल जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बाजार में बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। उसके अगले दिन सुबह शर्त में जीतने के लिए मदद की बरगद के पेड़ को खाना ले जाने के लिए रवाना हो रहे रंगम्मा और राधिका से वेंकट ऐसे पूछने लगा, रंगम्मा, वो खाना कहाँ ले जा रहे हो? वो क्या है ना, एक छोटी सी मन्नत है, भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। आज अमावस्या है, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाते ना? उस भगवान को ऐसे कुछ नहीं रहता बेटा, शक है क्या? ठीक है, जल्दी जाओ। बहू, जल्दी लौट आओ, मैं और तेरा पति घर पर इंतजार करेंगे। राधिका और रंगम्मा वहाँ से बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके साथ लाए खाना वहाँ रख के लौटते समय बरगद का पेड़ ऐसे कहने लगा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम दोनों को इस अमावस्या के दिन ये दाल चावल खाना के लिए नहीं बुलाया, तुम्हारा खून पीने के लिए बुलाया। ऐसे कह के पेड़ हंसने लगा। तब राधिका और रंगम्मा डर के वहाँ से भागने लगे। तब बरगद का पेड़ उसकी शाखा फैलाकर सास बहू के गले पकड़कर दबाने लगा। ये सब ऊपर हवा में उड़ रहे जुड़वा कबूतर देखकर उनकी रक्षा करने को सोचते हैं जिन्होंने इनको बचाया है। इतने में बरगद का पेड़ दोनों के गले पकड़कर दबाते समय उनके मंगलसूत्र जमीन पर गिर जाते हैं। तब वो जुड़वा कबूतर उनकी चोंच से मंगलसूत्रों को पकड़कर वेंकट और ऋत्विक के पास जाते हैं। कबूतरों के पास उनके पत्नियों के मंगलसूत्रों को देखकर उन्हें लगा शायद वो किसी खतरे में हैं। तब दोनों कबूतरों के पीछे पीछे जाकर एक मांत्रिक को साथ ले जाते हैं। वहां जाने के बाद माया बरगद के पेड़ की शाखाओं में फंसे उनकी पत्नियां दिखाई देते हैं। तब मांत्रिक एक शीशे में बरगद के पेड़ की आत्मा बंधी करता है। तब तुरंत राधिका और रंगम्मा के गले को रहे शाखाएं टूट जाते हैं। पूरा परिवार मांत्रिक को धन्यवाद कह के ऋत्विक और वेंकट को उनके पत्नियों का पता बताए उन जुड़वा कबूतरों को अगले दिन से सगे पालती कबूतरों की तरह घर पर पालने लगे।